जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस का जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। 2015 से अभी तक के यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्ज़ाम्स, यानी कि अभी पिछले 10 वर्षों के यूपी ट्रिपल एस सी ने जितने एग्ज़ाम्स करवाया है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको कवर करेंगे। यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों ये यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें पेट, बीडीओ, लेखपाल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी जितना एग्जाम्स करवाती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो घटना चक्र की बुक पर आधारित है। अगर आप इस बुक को फॉलो करते होंगे तो आप उसे रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा हम आपको अलग से कंटेंट और एक्सप्लेनेशन देंगे, ताकि आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए, और आप एग्जाम में बैठें और यहाँ से क्वेश्चन आए आप उसको आराम से कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इस वीडियो में हम कौन कौन से जो टॉपिक्स को कवर करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक होंगे? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश एंड इंडिया एक्ट 1935, और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जो 5 टॉपिक, यहाँ से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको दोस्तों हम 175 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक कोट देख लेते हैं। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप में खुद ही मोटिवेशन और प्रेरणा के स्रोत हैं। ये दोस्तों इनकी जो शुरुआती जीवन रहा है बहुत ही चुनौतियों और असफलताओं से घिरा रहा है, लेकिन अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत की बदौलत इन्होंने बहुत ही बड़ी देश में अपना मुकाम हासिल किया। और ये इनका कहना है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से आप सफल हो सकते हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहें, ज़रूर ही सफलता मिलेगा, आप बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक शार्ट नज़र में देख लेते हैं। ये आपको पूरा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको एक पूरा स्ट्रक्चर देगा, आपको बेस देगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में पूरा आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसको एक नज़र में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसका टाइम पीरियड 1857 से लेकर के 1947 तक, यानी कि देश की स्वतंत्रता तक के समय को माना जाता है। और 1857 की क्रांति, इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है जिसे। और अगला टॉपिक आता है असंगठित आंदोलन, जो 1850 से 1885 ईस्वी तक के बीच का माना जाता है। क्योंकि इसमें इसे असंगठित क्यों कहते हैं? क्योंकि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो लीडर थे वो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बना करके, कोई ऐसा बड़ा संगठन था नहीं कांग्रेस की तरह, तो छोटे छोटे संगठन के माध्यम से अपनी आवाज़ें जो अंग्रेज़ों के सामने रख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ों को सुना नहीं जाता था, उतने बड़े पैमाने पर नहीं सुना जा रहा था। इसलिए उन लोगों ने 1885 में कांग्रेस का गठन करते हैं और एक ही जगह संगठित होकर के अपनी बातों को अंग्रेज़ों के सामने रखते थे, इसलिए इसे संगठित आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे उदारवादी, आरंभिक राष्ट्रवाद, उग्रवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और गांधीवादी आंदोलन। उग्रवादी आंदोलन या आरंभिक राष्ट्रवाद का टाइम पीरियड 1885 से लेकर के ये 1905 तक के बीच का माना जाता है। इस समय जो आंदोलन होते हैं उन्हें उदारवादी या आरंभिक राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। इसमें जो सबसे मुख्य घटना घटित होती है वो कांग्रेस का गठन होता है, 1885 में होता है। ये 1885 में होता है, ये ह्यूम द्वारा होता है। और इसका सबसे पहले अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बम्बई में किया था। और आगे जो घटना घटित होती है इसमें बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन के जो विरोध में होता है बंग भंग आंदोलन, इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 1905 में होता है। 1905 से लेकर के 1919 के समय का जो टाइम पीरियड माना जाता है उसे उग्रवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो मुख्य घटनाएं होती हैं वो कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत के अधिवेशन में हो जाता है, नरम दल और गरम दल विभाजित हो जाते हैं। और 1916 में लखनऊ समझौता होता है, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल होकर के एक आपस में समझौता करके जो है मिल करके अंग्रेज़ों के समक्ष विरोध करते थे। और 1917 में दोस्तों होम रूल आंदोलन स्टार्ट होता है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा।
1905 से लेकर के 1947 ईस्वी में दोस्तों अलग अलग समय में क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, इसलिए इसे क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ भारत में होते हैं, कुछ भारत के बाहर होते हैं। जिसमें भारत में दोस्तों ये अनुशीलन समिति का गठन होता है 1903 में। प्रथमनाथ मित्र और अरविंद घोष जैसे कुछ लोगों ने मिलकर के अनुशीलन समिति का गठन करते हैं कलकत्ता में। और अभिनव भारत का गठन 1904 में विनायक दामोदर सावरकर करते हैं, जो पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन सान्याल ने करते हैं 1924 में। और इसी के बाद में भगत सिंह 1928 में नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर देते हैं। और बिहार और मुंबई में भी कुछ कांड होते हैं। और 1930 में सूर्य सेन जो चटगांव केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आंदोलन करते हैं। और कुछ विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, जैसे 1913 में गदर पार्टी का स्थापना होता है सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और ये लाला हरदयाल इसका गठन करते हैं। और इंग्लैंड में इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका गठन करते हैं। और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का जापान में, फिर उसके बाद सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। और 1917 से लेकर के 1947 का जो टाइम पीरियड है उसे गांधीवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो कुछ मुख्य घटनाएं घटित होती हैं, चंपारण आंदोलन 1917 में होता है, अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन 1918 में होते हैं। और 1919 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर के 1934 में चलता है। और 1940 में पाकिस्तान की मांग होता है मुस्लिम लीग द्वारा, और इसकी अध्यक्षता लाहौर में करते हैं कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बहुत ही शॉर्ट में सब बता दिया। ये आपको बेस बनाएगा आगे के क्वेश्चन को हल करने में। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे इससे रिलेटेड। इसको एक बार पुनः बैक करके देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आगे भी आप अच्छे से, ये देखिए एक कंसेप्ट था, ठीक है। अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से मालूम है तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्त की स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से। ये हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो लिया गया था, इसी के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होता है 1905 में। स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन को दोस्तों बंगाल विभाजन के नाम से भी जानते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में होता है और इसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते हैं। कार्यकाल जो था इस समय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल था और इसी ने बंगाल को विभाजित किया था। और विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो है 7 अगस्त 1905 को होता है और इसी दिन कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होता है। ये क्वेश्चन अभी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 7 अगस्त को हुआ था। विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। डेल्टा इलाका जो आज का आंध्र प्रदेश है, आंध्र उससे पहले आंध्र के नाम से जानते थे, आंध्र प्रदेश का जो डेल्टाई इलाका था उसमें बंगाल विभाजन वहाँ पे उसका भी नेतृत्व हुआ था और वहाँ पे जो आंदोलन हुआ था उसे वंदे मातरम के नाम से जानते हैं। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। वहाँ पे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन संबंधी प्रस्ताव भी शामिल थे। 1911 में दोस्तों दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया जाता है। और इसी में एक और दिल्ली दरबार में क्या होता है कि कलकत्ता से राजधानी को, भारत की राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाता है। इसकी घोषणा कहाँ होती है? दिल्ली दरबार में। 1912 में जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन जाती है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में होता है, इसी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा का डिजाइन किया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसे निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता था? तो इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये होम रूल आंदोलन जो ऑप्शन देख सकते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन होगा नहीं, होम रूल आंदोलन भी नहीं होगा। इसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916-17 में स्टार्ट किया था। और
वंदे वंदे आंदोलन होगा नहीं, इसका ऑप्शन से भी क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें, आराम से इसको गेस करें, गेस करके ऐसे क्वेश्चन को लगाएं, हो सकता है आपका गेस सही हो जाए। इस एग्जाम में, पेट के एग्जाम में दोस्तों 1/4 का माइनस मार्किंग है, इसलिए आप थोड़ा सा गेस करें, ज़्यादा क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें। ऐसे क्वेश्चन को गेस करके भी हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, 1885 में होता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। इसी समय 1885 में A. हुम द्वारा ये इसके महासचिव थे, और इसका पहला जो अध्यक्षता किए थे BMS चंद्र बनर्जी ने किया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। किस वर्ष में गठन किया था? तो 1884 में किया था, और जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से 1885 में इसका नाम बदल दिया जाता है। उसी का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनता है। और ये हुम जो थे वो आज जो सिविल सर्विस जो IAS अधिकारी होते हैं उन्हें उस समय ICS अधिकारी के नाम से जाना जाता था, इस पोस्ट को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था, और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और पहली बार ये 27 दिसंबर 11 में ये कलकत्ता के अधिवेशन में ये गाया गया था। 17 दिसंबर 1911 के अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पे सबसे पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिसंबर 27 को 1911 कलकत्ता में हुआ था। देखिए, एक ही क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा रहा है, आप कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन आराम से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। लखनऊ समझौता में 1916 में इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र की संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल करके गठबंधन करके आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। तो कब किया था? ये लखनऊ पैक्ट 1916 में इन्होंने एक साथ आकर के समझौता किया था, गठबंधन किया था। एक ही वही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरह से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और ये महात्मा गांधी ने 1924 में एकमात्र ऐसा अधिवेशन था 1924 में जिसमें महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किए थे। ये बेलगांव अधिवेशन था, 1924 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किए थे? तो 1924, सी नंबर, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ये 1924 के बेलगांव अधिवेशन में वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन का स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। लाहौर का जो अधिवेशन होता है 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य डिसाइड किया था कांग्रेस ने, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे, और बाद में 1929 में भी ये अध्यक्ष बनते हैं पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके ये पुनः अध्यक्ष बनते हैं। फिर बाद में गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद कौन से अध्यक्ष बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्ष बनते हैं। इसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद पर प्रस्ताव किसे दिया गया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का और ये पहले मुसलमान थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये 1887 में हुआ था, 1887 में मद्रास में हुआ था और इसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त स्वदेशी और अगला टॉपिक स्टार्ट होता है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों और विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, वो किस आंदोलन में कहा गया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्वदेशी आंदोलन में कहा गया था कि जो है हम भारतीय जो निर्मित सामानों का यूज करेंगे, कपड़े हो गए, एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था हो गई, कोर्ट हो गया, इसका हम जो है स्वदेशी जो है अपना स्वदेशी होगा, इसीलिए इसका नाम स्वदेशी आंदोलन भी पड़ा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय कब लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 19 जुलाई नहीं होगा, ये 20 जुलाई होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर 20 जुलाई होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप इसी को लगा सकते हैं। 20 जुलाई को हुआ था, लेकिन आप इसके करीबी है तो 19 जुलाई 1905 को लगा सकते हैं। लेकिन ये कब हुआ था? ये 20 जुलाई को। अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही था, 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था और 7 अगस्त को ये जो है आंदोलन जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया था 7 अगस्त 1905 को। और 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? इस दिन बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो इसका जो एक मकसद नहीं था वो ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे करना नहीं था और इसका जो मकसद था वो बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना था। वहाँ पे उस समय बंगाल को विभाजित क्यों किया गया था? उसका मूल कारण ये था कि बंगाल जो है आंदोलन का एक गढ़ हो चुका था, वो वहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेज़ी से पनप चुकी थी, इसलिए उसको डिवाइड कर दिया था। बांटो और शासन करो की नीति को अपनाया था उसने, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ये भी एक जो है अंग्रेज़ों ने ये बात रखा था कि हम अंग्रेज प्रशासन के आधार पर इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो है वो राष्ट्रीय भावना को विभाजित करने के लिए किया गया था। यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर नामक एक सामुदायिक बस्ती क्रियाशील मठ की स्थापना किया था। किस नाम से इन्होंने एक डरबन में एक आश्रम बनाया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्त डी नंबर फोनिक्स आश्रम था, जो डरबन में इन्होंने 1904 में बनाया था। इसको जो है गांधी जी महात्मा गांधी और उनका दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका 1993 में वे गांधी जी एसएस सफारी नामक जहाज़ से डरबन बंदरगाह पर पहुंचे थे और ये अब्दुल्ला एक व्यापारी थे, उन्हीं के केस के लड़ने के लिए वहां पर गए थे 1993 में। और ये डरबन से प्रिटोरिया वाली ट्रेन पकड़ी थी। डरबन से पिस्टोरिया जाने के लिए इन्होंने ट्रेन पकड़ी थी और उसी बीच में एक स्टेशन पड़ता है पीटर मरिट्जबर्ग। इस स्टेशन का नाम ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पीटर मरिट्जबर्ग स्टेशन पर धक्का दे करके उन्हें नीचे उतार दिया गया, क्योंकि उनके पास फर्स्ट एसी का टिकट होते हुए भी वो एसी उसी डब्बे में बैठे थे, लेकिन वहाँ पे रंग भेद काले और गोरों ने इन्हें काले के नाम पे इन्हें जो है ट्रेन से उतार दिया था। अगला जो है 1994 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं और 1910 में टालेस्टाय फार्म की स्थापना करते हैं और 1910 में हिंद स्वराज की पहली गुजराती संस्करण ये वहाँ से
निकालते हैं। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं, इसलिए इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाली जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचे थे? तो डरबन पे पहुंचे थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो ये 1893 में पहुंचे थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन से में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो कब फेंका गया था? वो 1893 में, जिस वर्ष वो वहाँ पर गए थे उसी समय ये घटना घटित हुई थी। तो ये रंग भेद के कारण ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्याग्रह सभा की स्थापना इन्होंने 1918 होगा, मार्च 1918 में ही इन्होंने किया था। और इसके बाद इनका जो भी आंदोलन होते हैं वो सत्याग्रह पर आधारित होते हैं, सत्य और अहिंसा पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। सी जो राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज से इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। और इन्होंने कई अन्य जो है पुस्तक और पत्रिकाएं लिखी हैं, जैसे हिंद स्वराज एक था, इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन, और हरिजन, यंग इंडिया भी था इन्हीं का, और नवजीवन, द स्टोरी ऑफ, उनका ये ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा उनकी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इन्होंने इसी नाम से अपनी आत्मकथा लिखा था। और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना गुरु माना था और उन्हीं के नाम पे एक बुक भी लिखा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह का सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ये गलत है। ये अहिंसा सत्य है, परहेज सत्य है, सत्यता सत्य, सत्य और अहिंसा पे ये केंद्रित होता था इनका सत्याग्रह आंदोलन जितने भी थे। और वो उपवास को भी एक अपना यंत्र बनाए हुए थे, लेकिन किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ये सजा को भी एक्सेप्ट करते थे, उसको स्वीकार करते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो इसका राइट आंसर, ये पहला इनका सत्याग्रह था। कौन सा था इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन? 1917 में चंपारण आंदोलन जो है, ये इनका गांधी जी का पहला, भारत में पहला आंदोलन इन्होंने किया था जो सत्याग्रह पर आधारित था। ये चंपारण आंदोलन कहाँ पर है? चंपारण कहाँ है? ये बिहार का चंपारण जो जिला है वहाँ पे स्थित है। और इन्हें तीन कठिया आंदोलन के विरोध में वहाँ पे, उसी के विरोध में वहाँ पे इन्होंने आंदोलन किया था, जिसके जैसे तीन वहाँ पे ये व्यवस्था थी, तीन कठिया आंदोलन जो था वो 30 बिस्सा होता है ना, हम आप लोग गांव से होंगे, बहुत अच्छे से समझते होंगे कि 30 एक बीघा होता है, एक बीघा में 20 बिस्सा होता है। तो उसमें 3 बिस्से पर आपको नील की खेती करनी होती थी, ये अनिवार्य था, सबको करना होता था, इसीलिए इसे 3 कठिया के नाम से जानते हैं। तो इसी के और जो है इसी के विरोध में वहाँ के जो कृषक थे वो विरोध कर रहे थे, उन्हीं के समर्थन में गांधी जी ने 1917 में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिहार के चंपारण जिला में ये स्थित है, वहीं पे स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंपारण आंदोलन जो था वो नील की खेती, 3 कठिया आंदोलन जो था उस पर 3 हिस्से पे तीन जो विषय होता था उस पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और ये सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह वो नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। खेड़ा का आंदोलन, ये खेड़ा का आंदोलन दोस्तों ये 1918 में होता है, गुजरात में होता है 1918 में। लगान को बढ़ जाने के कारण वहाँ पे गांधी जी खेड़ा आंदोलन करते हैं। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों ये 1928 में होता है और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इन्हें इसी के समय इनको वहाँ की महिलाएं उन्हें सरदार के नाम से बुलाई थी। और दांडी मार्च ये
1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था दांडी मार्च, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर नमक सत्याग्रह हुआ था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाइए। ये मैचिंग करना है। बारदोली में किसान आंदोलन कब होता है? ये 1928 में होता है। ये बी नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा किया था, ये 1946 में किया था। इन्होंने 1946 में किया था, जब वहाँ पे नोआखली में जब देश में दंगे भड़क गए थे, तो ये बंगाल के नोआखली क्षेत्र में, वहाँ पे बंगाल में बहुत तेज़ी से दंगे फैले थे, लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। तो वहाँ पे गांधी जी वहाँ पे शांति के लिए वहाँ पे गए थे। और गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था, ये 1921 में स्टार्ट किया था। 1921 में हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अहमदाबाद का मिल आंदोलन जो शुरू होता है वो 1918 में होता है। 1918 में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक बी वाला हो जाएगा, बी और बी सी और 1921 बी। सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे, बारदोली सत्याग्रह कब होता है? ये 1928 में होता है, डी में होता है। तो डी हो जाएगा पहले नंबर। महात्मा गांधी नोआखली की यात्रा कब करते हैं? सी नंबर पे, डी सी। और लंगोटी पहनते हैं कब? ए 1921 में। और अहमदाबाद का जो मिल आंदोलन होता है वो बी नंबर है, डी सी ए बी। तो इसका राइट आंसर होगा डी सी ए बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, डी सी ए बी। इस तरह से आप मैचिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन के अरेंजमेंट में थोड़ा सा सही से नहीं किया गया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो वो जो है नागपुर में हुआ था, डी नंबर सही हो जाएगा। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में होता है ये। और ये इसी में खिलाफत और असहयोग आंदोलन को एक साथ लाने का प्रस्ताव रखा गया था। और खिलाफत आंदोलन कब होता है? ये 1919 में होता है, 1919 में होता है। और असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। और नागपुर अधिवेशन में दोनों को एक करके आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और इन्हें दो लोगों का नेतृत्व था इसमें, ये बाबा रामचंद्र थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो लोगों ने मिल करके जो है प्रतापगढ़ में किसान मार्च का नेतृत्व किया था। इसे अवध किसान सभा के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो ये लिखने वाला जो था वो लुई फिशर था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखा था और ये अमेरिका से संबंधित है, लुई फिशर। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो ऐसा जो है इसी ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन होना चाहिए आदर्श गांव, यही ऑप्शन सही है, आदर्श गांव। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने ऐसी संकल्पना किया था कि ऐसा आदर्श गांव होना चाहिए जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण कर सकें। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शौकत अली हो जाएगा। ये बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी दोस्त, ये 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। इसी में महात्मा गांधी और उनके साथ जो है महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने उनकी अर्थी उठाई थी। ये हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तुर्की साम्राज्य को उस समय ऑटोमन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। और 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, अंग्रेज जो विजयी होते हैं तो तुर्की पे अधिकार कर लेते हैं। उसमें तुर्की का जो राजा था, वो शासक था, वो पूरे मुस्लिम समाज का खलीफा होता था। तो उसकी शक्तियों, उनके अधिकार को छीन लिया जाता है। तो उन्हीं के विरोध में भारत में 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है कि उनकी शक्तियों को पुनः उनको दिया जाए। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो इसका खिलाफत आंदोलन जो महात्मा गांधी उससे जुड़े थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च कब में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो खलीफा आंदोलन 1919 में हुआ था और 1919 के आसपास का टाइम एक ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1919, सी वाला। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से भी आप गेस करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं और आपका गेस भी सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? तो इसका मुख्य कारण था हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता को लाने के लिए वो चाहते थे कि खिलाफत मुद्दे में उन्होंने शामिल हुआ था और इसी में असहयोग आंदोलन को भी शामिल करने का प्रयास किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन दोस्तों ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ये चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है और ये गोरखपुर में ये चौरी चौरा जिस स्थान पर स्थित है वहाँ पे जो लोगों द्वारा आंदोलनकारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, तो पुलिसों से झड़प हुई जिसमें उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 जो है पुलिसकर्मी इसमें जल कर मर गए। इसी के कारण दुखित होकर के गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो ये फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना के कारण उसको बंद कर दिया गया था। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? चौरी चौरा घटना के कारण। यही एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरह से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के कारण साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल तक उन्हें सज़ा सुनाई गई थी। असहयोग आंदोलन जब निलंबित हुआ उसके बाद अहमदाबाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल तक के लिए उन्हें सज़ा सुनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो ऑप्शन के हिसाब से विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी उपागम ये नहीं है, नमक कर के विरुद्ध ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य भाग था। और अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगस्त कथन के विरुद्ध ये भी गलत है, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा, नमक कर के विरुद्ध इन्होंने इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये मुख्य उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य भी था कि नमक कर के इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस नमक कर का विरोध किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आप गेस करें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को शुरुआत होता है। इसका जो कारण था महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन में सुधार संबंधी 11 सूत्री मांगों की असफलता था और इन्होंने 11 सूत्री मांग लॉर्ड इरविन के सामने रखा था, जिसमें उन्होंने उसे असफल कर होने के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। इस 11 सूत्री मांगों में जो मुख्य थे वो सेना और सिविल सेवा पर खर्च में 50% की कटौती करो, पूर्ण शराबबंदी करो, कैदियों की रिहाई करो, रुपए की स्टर्लिंग विनिमय दर को कम करना, लगान में 50% की कटौती करो, नमक कर को समाप्त करो। यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था ऊपर। तो उसमें 11 सूत्री मांगों में ये मुख्य मांग था। तो आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों ये साबरमती आश्रम से दांडी तक होती है। साबरमती आश्रम से शुरुआत होता है और दांडी जो है वहाँ पे इसका अंत होता है। तो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल को दांडी तक पहुँचते हैं लोग 1930 ईस्वी में। और ये 24 दिन की यात्रा में 390 किलोमीटर की यात्रा होती है। और इसमें दांडी पर पहुँच करके दांडी में नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा गया। उस समय जो नमक बनाया जाता था, आज अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, लेकिन उस समय अंग्रेज बनाते थे और बहुत ही महंगा नमक बेचते थे। तो ये हर घरों में यूज होता था। तो गांधी जी ने इसको टारगेट किया और लोगों को एकजुट करने के लिए ये, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट हो सकें, और उन्होंने नमक को अपना एक आंदोलन का विषय बनाया था। तो ये नमक कानून को उन्होंने दांडी में जो है नमक बना करके इस कानून का उल्लंघन किया था। और मार्च 1931 में
गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाता है। पुनः 1932 में गोलमेज सम्मेलन के जो असफल होता है तो गांधी जी पुनः 1932 में स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये साबरमती से शुरू किया था और दांडी पर पहुँचे थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, और इसी समझौते में गांधी जी दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, और इसी में एक था कि गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जो है सही हो जाएगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से कहा था दांडी नमक यात्रा के दौरान कि इसमें सिर्फ पुरुषों तक मत रखिए, इसमें महिलाओं को भी शामिल करो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था, लेकिन वायसराय ने इस बात को नहीं माना। इसलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया और नमक कानून को तोड़ा था दांडी नामक स्थान पर जाके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं कौन कौन सा सही था। रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये गलत था। डॉलर नहीं था उस समय, अब डॉलर चल रहा है, लेकिन उस समय स्टर्लिंग चलता था, तो रुपया स्टर्लिंग विनिमय दर को कम करना था। भू राजस्व में 50% की कमी करना था, ये सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी एक उसमें शामिल था। तो ये 2 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वही क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड को इसका घोषणा करते हैं, जिसमें इन्होंने जो भारत में लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि दलितों को भी बांटा था। दलितों को भी हिंदुओं से अलग राजनीतिक अधिकार दिया था। और बाद में इसी के विरोध में गांधी जी यरवदा जेल में 1932 में विरोध करते हैं, तो पूना पैक्ट 1932 होता है, जिसमें जो है गांधी जी अंबेडकर जो है दलितों को अलग राजनीतिक अधिकार नहीं मांगते हैं और उनसे समझौता हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखें तो पहले 3 गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम देख लेते हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 से लेकर 1932 के बीच में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से 1931 के बीच में हुआ था और इसमें कांग्रेस नहीं भाग लिया था। कांग्रेस एकमात्र जो सम्मेलन था उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने इसमें भाग लिया था और ये चलता है सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 के बीच में। और इसी के बाद दोस्तों सांप्रदायिक घोषणा होती है, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड जो है सांप्रदाय के आधार पर लोगों को राजनीतिक अधिकार देते हैं, लोगों को बांटते हैं, फूट डालो राज करो की नीति। और ये अगस्त 1932 में की ये घटना घटित होती है। पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में। और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक घोषणा के बाद पूना पैक्ट होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर 1932 से लेकर के दिसंबर 1932 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले हम आगे एक क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा एक लाइन देख लेते हैं अच्छे से कि सही दिशा में की गई मेहनत का अंतिम परिणाम सफलता ही होता है, इसलिए रास्ता सही हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर दोस्त आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो तो उसका परिणाम सफलता होगा। अगर आप गलत दिशा में हो तो आपको सफलता में पहुंचने तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए अपनी दिशा सही रखें। सिलेबस को अपना आधार बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना आधार बनाइए, सिलेबस को आधार बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे
जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसको आप पढ़िए कि किस तरह से क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पता चलेगा, लेकिन क्या पढ़ना है वो हमें सिलेबस के माध्यम से पता चलेगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को बेस बना करके आप तैयारी कीजिए। निश्चय जब आपकी दिशा सही होगी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप इस पर काम कर रहे हैं ना कि सिलेबस को भी सामने रखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, टाइम मिल रहा है तो मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, तो उसे आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो दिशा सही है। उस दिशा में आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं और ये रास्ता आपको एकदम सही मंजिल पे पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस पर लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है क्रांतिकारी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? तो अभिनव भारत का गठन 1904 में जो है ये करते हैं वीडी सावरकर, 1904 में करते हैं। इसका पहले नाम जो था अभिनव भारत का मित्र मेला के नाम से था, मित्र मेला के नाम से इसे जाना जाता था। 1899 में इसका गठन होता है, 1899 में मित्र मेला, और बाद में 1904 में इसी का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी त्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। इसे हम बार बार इसको नहीं देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको बार बार देखेंगे तो उस पर टाइम जाएगा। अगर आपको देखना है तो सारे क्वेश्चन जो है जो किसी ना किसी एग्जाम में 2015 से अभी तक के पूछे गए हैं, और आपको अगर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस एग्जाम में पूछा गया और किस वर्ष पूछा गया है। हम आपको बार बार इसके बारे में कहीं नहीं बता रहे हैं, आगे देख के नहीं बताएं, आगे भी नहीं बताएंगे। आप देखना चाहें देख सकते हैं। अगर हम बताएं ऐसा ना करने के पीछे उद्देश्य जो हमारा समय बचाना है, आपका समय बचे, हमारा भी समय बचे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। तो 1900 ईस्वी में, इसे 1899 में भी कहीं कहीं मिलता है। तो ये मित्र मेला के नाम से ये गुप्त समाज का स्थापना इन्होंने किया था, और जिसे बाद में 1904 में अनुशीलन समिति के नाम से बना देते हैं। और इसकी स्थापना जो मित्र मेला का प्रश्न के हिसाब से समिति, इसका सन 1900 में इसका स्थापना करते हैं, बाद में 1904 में अनुशीलन समिति कौन बनाता है? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जी करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, मैचिंग करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, ये सुभाष चंद्र बोस जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। गदर पार्टी 1 नंबर, लाला हरदयाल करते हैं 1913 में फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, 1 नंबर हो जाएगा। मित्र मेला वीडी सावरकर करते हैं 1900 ईस्वी में, 1899 में या 1900 ईस्वी में करते हैं, ये 3 नंबर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन, ये 4 नंबर हो जाएगा। एनी बेसेंट करते हैं 1916 में, और बाल गंगाधर तिलक भी, दोनों लोगों ने मिलकर के होम रूल आंदोलन का स्टार्ट करते हैं। तो 2-1-3-4 जो है 2-1-3-4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं इसी तरह से मैचिंग करने का प्रयास कीजिए, धैर्य से। एग्जाम में पूरा धैर्य बना के रखें, टाइम बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फिलहाल टाइम पर्याप्त है इतने क्वेश्चन को हल करने के लिए। हालांकि सब्जेक्ट ज़्यादा है, लेकिन देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत डेप्थ में नहीं गया है। मैथ का और जो DI डेटा इंटरप्रिटेशन, उसका लेवल थोड़ा सा बहुत ऊंचा रखता है। लेकिन GS का जो सिलेबस है, GS के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका क्वेश्चन जो है बहुत डेप्थ में नहीं है। इसलिए धैर्य बना के आराम से तैयार कीजिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना करके निश्चय ही बहुत ही अच्छा करेंगे। बिल्कुल शांति से धैर्य बना के आगे बढ़िए। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्ट ज़्यादा है ये मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। टॉपिक्स भी कम है, क्वेश्चन का लेवल भी कम है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, भगत सिंह ने दिया था। और इसे लिखने का काम किसने किया था? हसरत मोहानी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हसरत मोहानी, C नंबर सही हो जाएगा। ये नारा दिया था किसने? हसरत मोहानी ने दिया था। लेकिन इसे फेमस किसने बनाया था? वो भगत सिंह ने बनाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप ने। ये भारत के बाहर और भारत के भीतर क्रांतिकारी भूमिका निभाया था, और इनका जन्म दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो अन्य ऑप्शन है वो राजकुमार सिंह, ये बिहार में 1857 की क्रांति जगदीशपुर से करते हैं। और ये नाना साहब जो हैं ये कानपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व करते हैं। छत्रपति साहू ये मराठा शासक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैचिंग के लिए है, राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हैं, ये हो जाएगा 2 नंबर। काकोरी षड्यंत्र दोस्तों ये
ये जो है HRA जो संगठन था उसी के द्वारा किया जाता है। लखनऊ से, सहारनपुर से लखनऊ के लिए एक ट्रेन आ रही थी, उसमें 8 डिब्बे थे जिसमें सरकारी खजाने रखे गए थे। उसको जो है लूट लिया था राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और 4 लोगों ने। उन्हें बाद में फांसी दे दिया जाता है। सूर्यसेन दोस्तों, सूर्यसेन का जो है संबंध जो है चटगांव शस्त्रागार छापा से रिलेटेड है। 3 नंबर यहाँ हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ये 1930 की घटना घटित होती है, 1930 में। और अरविंद घोष जो है ये अलीपुर बम मामले में आ जाएगा, 4 नंबर। और भगत सिंह दोस्तों ये लाहौर षड्यंत्र केस मामले में आते हैं, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। 2, 3, 4, 1, तो 2, 3, 4, 1 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 63 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जतिन दास हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस ऐतिहासिक घटना है और ये जो है राजनीतिक बंदी के रूप में इन्होंने इलाज के लिए मांग किया, लेकिन अंग्रेज जो थे वो इनकी मांग को नहीं सुना और इसलिए इन्होंने उपवास रख करके उनका विरोध किया और 63 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो किसकी मृत्यु होती है? वो जतिन दास ने ऐसा किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्त कि विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 चार्टर एक्ट के माध्यम से ये चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया था। और ये एकाधिकार कब बना था? 1803 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें कंपनी को चीन के साथ व्यापार करने के लिए जो है इनको एकाधिकार मिला था, लेकिन 1833 में वो एकाधिकार ख़त्म हो जाता है। दोस्तों भारत में ब्रिटिश जो थे वो बहुत सारे एक्ट बना करके 1773 से एक्ट बना करके और 1947 तक अलग अलग एक्ट बना करके भारत पे शासन करते हैं। यहाँ से जो अलग अलग एक्ट हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है 1935 जो है इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1992 के सुधारों का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1909 का जो परिषद अधिनियम था वो 1992 के सुधारों का विस्तार था। इसे आप गेस करके भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं 1992 के नज़दीक कौन सा ऑप्शन है। हालांकि अगर इसका सुधार होगा, इस सुधार करके विस्तार किया जाएगा तो इसके नज़दीक वाला ही तो सही होगा। तो सबसे नज़दीक जो है वो 1909 है, इसलिए ये सही हो जाएगा। कोई 1935 में नहीं करेगा, 1945 में नहीं, 1919 में भी नहीं। अगर इसी का सुधार का विस्तार होगा तो ये सी वाला हो जाएगा 1909। इसका अगला वाला सुधार अगले वाले में ही होता है, फिर अगले सुधार होता है। तो ये गेस करके भी ऑप्शन को लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को माले मिंटो के नाम से जाना जाता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 6। मुख्य न्यायाधीश सहित मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 6। और दोस्तों वर्तमान में बात करें, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 34 हो जाएंगे। 34 एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो 33 न्यायाधीश। ये 124 आर्टिकल नंबर 124 में इसका उल्लेख है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उस समय जो 1935 में कितने थे? तो 6 थे। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ और इसी के माध्यम से वो गवर्नर पर, प्रांतों पर, भारत पर अपना
अधिकार बनाए रखते थे, तो इस अधिकार को उन्होंने जाने नहीं दिया, उसे अपने पास रखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो प्रांतीय सरकारों में गवर्नरों की नियुक्ति होती थी वो कौन करता था? वो ब्रिटिश सरकार करती थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बर्मा को अलग कर दिया गया था। म्यांमार को पहले दोस्त, आज जो म्यांमार है उसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज़ों ने उसको भारत में शामिल किया था, उस पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया था, और 1935 में जो है वो भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी जो है अधिनियम के माध्यम से बम्बई से सिंध प्रांत को अलग कर दिया जाता है। पहले सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है वो पहले बम्बई प्रांत का हिस्सा था। दोस्त, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए ना, अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 को सही लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको आ रहा है तो उसको लगाइए, नहीं आ रहा है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 लगा दीजिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये डायरेक्ट लिखा गया है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ज़्यादा सही होने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी हमने 2-3 क्वेश्चन देखा वो 1935 पे ही बेस्ड है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, और अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और कौन सा था? ये जो भारत सरकार अधिनियम था दोस्तों, ये जैसे आज हमारा संविधान बहुत बड़ा है ना, उसी तरह से ये भी बहुत बड़ा था, तो उसे बहुत बड़ा ना हो इसलिए 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक भारत सरकार अधिनियम और एक जो था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनफोर्ड सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्योंकि मनफोर्ड सुधार में दोस्तों इसकी जो विशेषता थी वो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन नहीं, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन, इसमें प्रावधान किया गया था। केंद्र और रियासतों के बीच में शक्ति का विभाजन और रियासतों में द्वैध शासन, ये नहीं है, केंद्र और प्रांतों में हुआ था, और प्रांतों में द्वैध शासन की बात कही गई थी। तो रियासतों में द्वैध शासन ये भी गलत है, प्रांतों में द्वैध शासन की बात कही गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट इसे के नाम से भी जानते हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1919 को भी 19 का ही नाम है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये टॉपिक स्टार्ट होता है। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि देश को आज़ाद करने के लिए कुछ करो या फिर करते करते मर जाओ, लेकिन देश को आज़ाद कराओ। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसे भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ये 1942 में घटित होती है, और इसका जो तत्कालिक कारण था वो क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता के कारण ये इसका तत्कालिक कारण बनता है। और ये 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, ये ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है। किस दिन? 8 अगस्त को। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। और इसमें बाद में जयप्रकाश, और इसी के तुरंत बाद 9 अगस्त को अंग्रेज़ों ने पूरे जो नेतृत्व कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय जो लीडर थे उनको, जो मुख्य नेता थे उनको सबको जेल में बंद कर दिया था। और इसी में बाद में जयप्रकाश नारायण जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, और उषा मेहता जैसे, और राम प्रसाद लोहिया जो थे, ठीक है, उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन में निभाते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया था, वही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो ये मुंबई का सत्र था, उसी में इस आंदोलन को प्रस्ताव रखा गया, और उसी प्रस्ताव को पारित किया गया था। किस दिन? 8 अगस्त को। इसे अभी हमने ऊपर देखा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये 1942 में किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लॉर्ड विलिंगटन था। अगले क्वेश्चन, इसके बाद वेवेल आता है, फिर उसके बाद दोस्त माउंटबेटन आते हैं। भारत के लास्ट जो है वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और यही जो है भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं और अंतिम अंग्रेज भी थे। और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता, बी नंबर हो जाएगा। 1942 में आया था ये, 1942 में आया था ये, 1942 में आया था। इसी की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी के नाम निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। उनको उपाधि मिली थी। और ये नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। हिटलर ना, एडोल्फ हिटलर। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आज़ाद हिंद जब फौज बनाए थे आज़ाद हिंद सरकार, उस समय इन्होंने यह नारा दिया था 1943 में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र ने राष्ट्रपिता कहा था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। वही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा गया है। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये बाद में होते हैं। मोहन सिंह ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में सबसे पहले दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और उसमें रास बिहारी बोस ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए ना, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था, देखिए यहाँ पे सब ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो मोहन सिंह होगा, ना कि रास बिहारी बोस। ठीक है, तो मोहन सिंह होगा। बाद में इसमें रास बिहारी बोस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बाद में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नामकरण जो है सुभाष चंद्र बोस क्या इसका नाम बदल के रखते हैं? आज़ाद हिंद फौज, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका नाम बदल करके कर देते हैं 1943 में सिंगापुर से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1939 में किया गया था। ठीक है, और ये 1938 में हरिपुरा में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में ही जो है त्रिपुरी के अधिवेशन में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया। अब वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मोइरांग कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था आज़ादी के स्वतंत्रता संघर्ष में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्व एशिया आए थे? पूर्वी एशिया पे ये रास बिहारी बोस के द्वारा आए थे। जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था तो इसका नेतृत्व करने के लिए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया था। और ये जापान आते हैं, फिर उसके बाद सिंगापुर आते हैं और वहीं पे आज़ाद हिंद सरकार का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना इन्होंने अक्टूबर 1943 में किया था। सी नंबर हो जाएगा। अक्टूबर 1943 में किया था आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। और इसका गठन सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में होता है। 1942 में होता है, कैप्टन मोहन सिंह करते हैं। उसमें बाद में रास बिहारी बोस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब अक्टूबर 1943 में रास बिहारी बोस इन्हें जो है जापान या सिंगापुर में बुलाते हैं, जापान बुलाते हैं,
तो ये सिंगापुर में जो है अक्टूबर 1943 में आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय सेना का नाम बदल करके आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं, ठीक है, और आज़ाद हिंद सरकार बनाते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि जब इन्हें अंग्रेज़ों ने जब पकड़ लिया था तो वो इनके ऊपर केस किया गया था, इनके मामले की सुनवाई कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली के लाल किला में हुआ था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के लाल किला में हुआ था। ये अलग अलग ऑप्शन दे देते हैं तो लोग भ्रमित होते हैं। तो दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनकी सुनवाई वहाँ पर होती है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी? तो ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद सरकार इसमें शामिल थी। प्रथम विश्व युद्ध ये 1914 से 1918 के बीच में होता है, और दूसरा विश्व युद्ध ये 1939 से लेकर के 1945 के बीच में होता है, और इसी में जो है जापान की तरफ से ये भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है आधुनिक भारत का इतिहास। इसका जो विविध अलग अलग चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इस टॉपिक से अलग हैं उसको हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दे दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1939 में दिया था, बी नंबर हो जाएगा। और भारत शासन अधिनियम के जो 1935 था, 1935 में इसी में चुनाव हुआ था, और 1937 में चुनाव होता है, और जो कांग्रेस जो है 6 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाती है अपनी, और वहाँ पे 28 माह चलने के बाद अक्टूबर 1939 में ये जो है त्यागपत्र दे देता है। क्योंकि इसका कारण क्या था? जो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ था, और इसी में अंग्रेज़ों ने भारतीयों के बिना पूछे जो भारतीय सेनाओं को, भारतीय लोगों को इसमें शामिल किया था। इसी के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में ये बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किया था और अंग्रेजों को हटा करके वहाँ पे शासन किया था। इसलिए शेर ए बलिया के नाम से चित्तू पांडे को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के मध्य समझौता करने के लिए किसे भारत भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? इन्होंने किया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। और जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो अंग्रेज़ जो है कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इंटरनेशनल प्रेशर भी था कि जो भारत को आज़ाद कराया जाए। उसी से समझौता करने के लिए इन्होंने इनकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को गांधी जी और कांग्रेस से समझौता करने के लिए भेजा था भारत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसरत मोहनी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग किसने किया था? हसरत मोहनी ने किया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये 1921 में हसरत मोहनी ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1722 में सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। कहाँ की सूबेदारी दी गई थी ये पूछा था, तो ये इन्हें आगरा की सूबेदारी दी गई थी 1722 में, और इनकी जो राजधानी थी वो जयपुर थी। इन्होंने जयसिंह ने ही जयपुर की स्थापना किया था। महाराजा सवाई जयसिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्हें जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। 8वीं सदी में ये अंबर राज्य के राजपूत शासक थे, और इन्होंने गणित, वास्तुकला, खगोल विज्ञान में बेहद रुचि थी इनकी, और उत्तर भारत में 5 खगोलीय इकाइयाँ बनाए थे जिसे जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसका निर्माण किया था नई दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, मथुरा में और वाराणसी में। 5 जगहों पे इन्होंने खगोलीय इकाइयाँ बनाया था। जयपुर शहर की स्थापना जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानता है इन्होंने किया था। तो देखिए हम एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अभी इतना क्वेश्चन 175 हम बहुत जल्दी करवा देते हैं, लेकिन यार जल्दी करवाने से क्या मतलब है, आपको भी तो आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं, और भी डेप्थ में जाते हैं लेकिन आप वो देखेंगे ही नहीं,
इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में जितनी ज़रूरत है उतना ही दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और जो इम्पोर्टेंट है वही दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो भाई साहब वो संस्कृत तो करेंगे नहीं, अंग्रेजी हिंदी करेंगे नहीं, अंग्रेजी को ही करेंगे, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल आंसर है, बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, भारतीय विद्या भवन का इन्होंने स्थापना किया था, और इसका उद्देश्य था इन्हें शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और ये 1929 में लाया जाता है। और इसमें ये कहा गया था विवाह का जो न्यूनतम उम्र होगा फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए ये 14 वर्ष होगा, और लड़कों के लिए, मेल के लिए ये 18 वर्ष होगा। और ये शारदा जो है ये हरविलास शारदा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा अधिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरा नीला हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और इसमें तिरंगे में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का यूज किया गया है, और सफ़ेद रंग में ही अशोक चक्र है, और इसका रंग गहरा नीला है, और ये अशोक चक्र जो है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1905 में। कल्याणकारी कार्यों से विभिन्न जातियों और धर्मों को भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो किसके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था 1905 में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सोमनाथ लाहिड़ी ने ऐसा कहा था अपने सहयोगियों से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, इसने पाकिस्तान की जो मांग थी मुस्लिम लीग द्वारा उसको अमान्य घोषित कर दिया था। बाकी जो अन्य जो ऑप्शन है वो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको मांग को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बाद में माउंटबेटन प्लान के बाद 3 जून योजना के बाद जो है भारत पाकिस्तान अलग हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन प्लान के रूप में मनाया था, और इस दिन बंगाल और पंजाब में बहुत बड़े दंगे होते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, अमेरिका क्रांति के द्वारा राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति होती है, और इसी समय 1776 में जो है यूएसए जो है ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर के अलग देश बनता है, और ये पहला ऐसा देश था जो गुलामी को हरा करके स्वतंत्र बना था। इसलिए राष्ट्रवाद की जो भावना सबसे पहले कहाँ से डेवलप होती है? वो अमेरिकी क्रांति से होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूदान या ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें क्या था? ये सर्वोदय विचारधारा पर आधारित था, और इसमें ये कहा जाता था जमींदार वर्गों से कि अपनी ज़मीनें जो है भूमिहीनों को भूमि जो है दान के रूप में दीजिए, इनसे अनुरोध किया जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था, और इसी दौरान वहाँ पे जो सार्वजनिक तालाब था वहाँ पे दलितों ने जो सब पहले मना किया जाता था जल को पीने के लिए, यूज करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने वो तालाब पर पानी पीते हैं। यहीं पे जो है महाड़ गांव था, वहीं पे ये स्टार्ट होता है। वहीं पे मनुस्मृति को भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जलाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। स्थान कहाँ था? ये अमृतसर। कारण क्या था इसका?
डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था और वहाँ पे जनरल डार ने इस पर गोलियाँ चलवा देता है, जिसमें लगभग जो है 700-800 लोग मारे जाते हैं। और इसमें इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जो है कैसर हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि वापस कर देते हैं, जमुनालाल बजाज जो है राय बहादुर की उपाधि वापस कर देते हैं, शंकर नायर जो थे वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। इनको उनकी जो है सेवा के लिए, देश सेवा के लिए जो देश के लोगों ने लोकमान्य की उपाधि ने दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पर किया गया था। ये बाद में इसी को यूजीसी जो आज यूजीसी है उसका गठन किया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है अहमद खां, ये 1875 में अलीगढ़ आंदोलन चलता है और ये जो है बाद में जो है 1920 में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। पहले इसका नाम दूसरा था, अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस टाइप का था, और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने किया था 1916 में। और अगर यहीं पे ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट दोनों रहे तो आप एनी बेसेंट को लगाइएगा, क्योंकि आरओ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों ऑप्शन थे, लेकिन किसको आप प्रियरिटी देंगे, एनी बेसेंट को। इसमें एनी बेसेंट ने भी सहयोग किया था, एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, मदन मोहन मालवीय ने उसमें सहयोग किया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। मुस्लिम लीग कब लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किया था, तो 1940 के लाहौर सत्र अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग किया था। और इस लाहौर सत्र का अध्यक्षता किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और इस पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली ने पहली बार यूज किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड ने किया था 1942 में। संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास किया, हिंदू जैन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यहाँ तक कि दलितों को भी बांटने का प्रयास किया 1932 में। इसी को लेकर के गांधी जी अनशन पर बैठते हैं और 1932 में पूना पैक्ट होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पूना समझौता 1932 में इनके मध्य एक करार था, किसके मध्य था, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। जो रैमसे मैकडोनल्ड था, ये जो है दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था, वोट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। और इसी के विरोध में गांधी जी कहते हैं कि दलित जो है वो हिंदुओं से अलग नहीं होंगे, राजनीतिक रूप से वो एक हैं। और इसी के विरोध में उन्होंने उपवास किया था। बाद में अन्य नेताओं द्वारा मानवाने पर अंबेडकर मान जाते हैं और अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना समझौता होता है 1932 में। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। दिल्ली भारत की राजधानी बन गई 1911 में नहीं 1912 में बनता है, यही जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार के चंपारण में अभियान शुरू किया था, ये 1917 में। ये सही है, लेकिन यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स की वजह से नहीं, कृषकों के कारण हुआ था। जो किसान थे उनकी शिकायतों पर जो है चंपारण अभियान करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना किया था। जो होम लीग आंदोलन 1916 में स्टार्ट होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में, ये सही है। बाकी सब ऑप्शन जो है गलत हैं। तो कौन सा मेल नहीं खाता है, तो 3 नहीं मेल खाते हैं। तो इसको आयोग ने दोस्त गलत मान लिया था और इसको सबको पूरा नंबर मिला था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुए थे, तो तिलक और एनी बेसेंट के, डी नंबर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के बीच में होता है। 1915-16 में स्टार्टिंग होती है। अगला क्वेश्चन है 1866 में
भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कहाँ पर किया था? लंदन में। और ये पहले भारतीय थे जो फिन्सबेरी से हाउस ऑफ कॉमन से चुनाव जीते थे। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। जो अंग्रेज जो है धन जो निष्कासन का, अंग्रेज जो है धन भारत से बाहर ले जा रहे थे, सेना पे खर्च कर रहे थे, दूसरे देशों को विजिट करने के लिए भारत से सैनिक लगाए जा रहे थे और बहुत बड़ी मात्रा में धन को जो है भारत से इंग्लैंड की तरफ भेजा जा रहा था। तो उस पर सबसे पहले धन निष्कासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, भारतीय राष्ट्रीय फौज। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 1942 में इसकी स्थापना होती है, कैप्टन मोहन सिंह प्लस रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने जो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। उससे पहले या इसी के पैरेलल में ही इन्होंने राजनीतिक क्षेत्रों में भी जो ये सुधार पे मांग किया था। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्होंने राजनीतिक सुधार पे मांग किया था, प्रेस की स्वतंत्रता पे जब हनन हुआ तो उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाया था और धार्मिक भेदभाव के आधार पर हिंदू मुस्लिम को बांटा गया था, तो जूरी एक्ट था उसके विरोध में भी इन्होंने बोला था। तो पहले राजनीतिक सुधार पे आंदोलन में सबसे पहले जो सुधार की मांग किसने उठाया था? वो राजा राम मोहन राय थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, बहुकारक का सिद्धांत। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें बहुकारक का सिद्धांत मानिए। ये जो सिद्धांत है वो संपूर्ण और वैज्ञानिक नेतृत्व करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था और ये 1919 में समाप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1941 में प्रवेश किया था। जो है अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया था 1941 में, और 6 और 9 अगस्त को 1945 को जापान पर ये परमाणु बम गिराता है। और ये दूसरा विश्व युद्ध ये 1939 में स्टार्ट होता है और 1945 में समाप्त होता है। 1945 में समाप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये 1965 में लड़ी गई थी भारत पाकिस्तान युद्ध में। ये हाजी पीर दोस्तों ये पीओके में पड़ता था, उस समय उस पर भारत ने अधिकार कर लिया था। बाद में जो वो ताशकंद घोषणा होती है उसमें इसको वापस कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था? तो एडविन लुटियंस जो है ये नई दिल्ली का वास्तुविद और डिजाइनर था, आर्किटेक्चर था। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई थी? तो ये 1911 नहीं है दोस्त, आप हालांकि लगा सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हो, लेकिन 1912 में हुई थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र से संबंधित हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो मोतीलाल तेजावत ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक व्यक्तित्व थे, पर्सनालिटी थे, ये राजस्थान से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने किया था? तो सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। नाथूराम गोडसे ने ही महात्मा गांधी की 1948 में हत्या कर देता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आरएसएस का सदस्य था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो ये 1928 में आया था। 3 फरवरी 1928 को आया था। और ये 1919 का जो अधिनियम था उसी को जांच करने के लिए ये आया था। उसमें सारे जो है
सदस्य जो अंग्रेज थे, इसका भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। उसी के जो प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठी लगती है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो जाती है? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो देशबंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था कब? 1923 में, ठीक है, 1923 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अधिकारों का बिल। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा की समिति से इसको पारित किया गया था। अधिकारों का इम्पोर्टेंस क्या है ये आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय देख सकते हैं। ना घूमने का आज़ादी था, ना बोलने का आज़ादी था, ना रोजगार का कोई शिक्षा का ना ही अधिकार था। तो ये सारे अधिकार बहुत बड़े पैमाने पर अस्पृश्यता थी, लोगों से अछूत भेदभाव बहुत बड़े पैमाने पर था, ठीक है। तो ये जो है ये इसी अधिकारों को मांगने, जो हमारे संविधान है इसी अधिकारों को मांगने के लिए मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा ये 1928 में अधिकारों के बिल पर आधारित एक समिति गठित किया गया था। किस पे आधारित था? वो अधिकारों के बिल पर आधारित था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा कौन सा था? तो ये गुप्त समाजों का संगठन, ये इनका एक हिस्सा था। गुप्त समाज ये अभिनव भारत और एक अनुशीलन समिति, अभिनव भारत वीर सावरकर ने किया था और अनुशीलन समिति का ये गठन करने के समय ये उसके सदस्य थे। और ये 1903 में अनुशीलन समिति का गठन होता है जिसके ये संस्थापक सदस्य थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में प्रस्तावित किस संधि पत्र में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिमला संधि पत्र के द्वारा भारत और तिब्बत के क्षेत्र में जो मैकमोहन रेखा आज है वो किस संधि पत्र में हुआ था? वो उसका निर्धारण शिमला संधि पत्र में किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। किस वर्ष में विश्व धर्म संसद कहाँ पर विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, शिकागो में 1893 विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में बताया था। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों 1897 में स्वामी परमहंस मिशन की स्थापना किया था। ये परमहंस के शिष्य थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से घटनाओं का सही क्रम क्या है? रॉलेट एक्ट ये 1919 में आता है, 1919 में आता है। गांधी इरविन समझौता ये 1932 में आता है। और मार्लेमेंटो सुधार 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसको कहते हैं इल्बर्ट बिल। ये इल्बर्ट बिल जो है ये 1883 में होता है, ठीक है, 1883 में होता है। तो यहाँ पे एक नंबर हो जाएगा, 4 नंबर पहले हो जाएगा, 4 पहले 4, फिर उसके बाद 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन ही नहीं है दोस्त। 4 3 1 2 होना चाहिए लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो इस टाइप का आपको ऑप्शन मिल सकता है लेकिन आप इसमें 4 3 2 1 4 कोई एक लगा लेना, लेकिन ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इस टाइप के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है, ठीक है, मैचिंग के लिए दिया है लेकिन इसका कार्यक्रम जो मैच कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसे भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बाद में क्वेश्चन को गलत साबित कर दिया जाए, उसका या तो सबके लिए गलत हो जाए या सबको बराबर नंबर मिल जाए, ऐसा होता है। भारत में यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ये ब्रिटिश शासकों को जाता है। रेल सेवा जो है उनका सबसे प्रमुख माना जाता है, उनका जनक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो ये लाहौर के अधिवेशन में 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल कुर्ती नाम था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है।
और ये नॉर्थ ईस्ट जो आज का पाकिस्तान है और नॉर्थ ईस्ट सीमा प्रांत में ये सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये सक्रिय थे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। लाल कुर्ती सेना का निर्माण उसी समय इन्होंने किया था और खुदाई खिदमतगार संगठन की इन्होंने स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी दौरान इन्हें सरदार की उपाधि मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 26 अक्टूबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो 26 के सबसे नज़दीक जो है अक्टूबर वो 24 है। 26 अक्टूबर को हुआ था, 26 अक्टूबर 1946 को, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो 24 अक्टूबर 1946 को लगा लीजिए। और इसमें 5 सदस्य लियाकत अली भी इसमें शामिल थे। 5 सदस्य इसमें शामिल थे जो अंतरिम सरकार के रूप में मुस्लिम लीग की ओर से शामिल हुए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके अंतरिम सरकार के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये प्रधानमंत्री बने और इन्हें ये विदेश मंत्रालय का विभाग भी इन्हीं के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले में मंत्री का जो विभाग था इनके पास था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बनते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री बनते हैं। आर के सडगुम शेट्टी ये वित्त मंत्री बनते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वित्त मंत्री नहीं, ये रक्षा मंत्री नहीं, वित्त मंत्री है। ठीक है, बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, बलदेव सिंह जो हो रक्षा मंत्री और आर के सडगुम शेट्टी ये वित्त मंत्री बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के प्रमुख थे। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्रालय के प्रमुख थे। इनके जो ये मंत्रालय दिया गया था रक्षा मंत्रालय किसके पास था? सरदार बलदेव सिंह के पास। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1946 में अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जवाहरलाल नेहरू थे और इनके पास प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्रालय और कार्यकारी परिषद की भी इनकी उपाध्यक्षता इनको मिली हुई थी। और विदेशी मामलों के ये जो अधिकार था इन्हीं के पास था। राष्ट्रमंडल विभाग का भी विभाग जो था ये इन्हीं के पास था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो इसका घोषणा डी नंबर, क्लेमेंट एटली ने किया था कि भारत को 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता मिल जाएगी। ये लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति का वादा ट्रस्ट विथ डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संसद भवन में दिया था। संविधान सभा जो थी उस समय संविधान सभा थी और वो संसद भी था। जो पहले अभी तो नई संसद भवन बन गई है, इसके पहले जो संसद भवन था उसी में संसद भवन में इन्होंने नियति का वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक से भाषण दिया था। जब देश आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को 12 बजे रात को इन्होंने ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक से भाषण दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हैदराबाद जो था वो उसे ऑपरेशन पोलो अभियान के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। और ये रियासत बड़ी बड़ी जो रियासतें थी उसमें से सबसे बड़ी रियासतों में से एक था जो भारत में विलय होने से मना कर रहा था, भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल और कृष्ण मेनन जो थे उनके नेतृत्व में ये ऑपरेशन पोलो होता है और हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया जाता है। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। उस समय 15 अगस्त 1947 को 562 रियासतें थी और इन रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था। इसीलिए उन्हें एकता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ये 3 ऐसी रियासतें थे जो भारत में शामिल होने से मना कर रहे थे। कुछ तो उसमें जूनागढ़ तो पाकिस्तान में शामिल होने के लिए एकदम राजी था, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था, हैदराबाद भी स्वतंत्र रहना चाह रहा था। लेकिन कैसे हो सकता है सरदार पटेल के रहते हुए? जूनागढ़ में जन्म संग्रह कराया गया तो ये भारत के पक्ष में आता है। जम्मू कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया जाता है। हैदराबाद नहीं शामिल होने के लिए कह रहा था, इसमें ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे भारत में शामिल कर लिया गया। तो
क्वेश्चन दोस्त समाप्त होते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस था उसको हमने 175 क्वेश्चन के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस था उसके अलग अलग टॉपिक को देखा। तो दोस्त यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी के जितने एग्जाम्स हुए थे उसके माध्यम से हमने इसको कवर किया। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन का लेवल दोस्त, कुछ क्वेश्चन थे टफ थे, बहुत कम क्वेश्चन टफ थे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट रखा गया है। टफ बहुत कम ही थे, इजी टू मॉडरेट ज़्यादा क्वेश्चन है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सिलेबस जिस चीज़ से पढ़ रहे हैं, जिस रिसोर्स से पढ़ रहे हैं, उसका बस मल्टीपल रिवीजन कीजिए। जो हम अपने हर वीडियो में कहते हैं कि आप सिलेबस को मल्टीपल रिवीजन दीजिए। जो आपका सिलेबस है, जिस रिसोर्स से पढ़ रहे हो, चाहे लूसेंट हो या आपका नोट्स हो, कोचिंग मटेरियल का हो या कहीं से आपने नोट्स बनाया हो, नोट्स को खूब बढ़िया से पढ़िए और साथ में लूसेंट को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। एक दो मटेरियल से ज़्यादा तीसरा मटेरियल मत यूज कीजिए, क्योंकि चीज़ें सेम लिखा है, आपको उसी का बार बार रिवीजन करेंगे। लूसेंट से देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं भी खुद वहीं से पढ़ता हूँ और अलग अलग एनसीईआरटी भी पढ़ता हूँ और एक और भी बुकें पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने लूसेंट पढ़ता हूँ तो मैं जानता हूँ अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप मल्टीपल रिवीजन दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाइए। सिलेबस से पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा कि लेवल क्या रखा जा रहा है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 सेट हुए हैं उसको आप अच्छे से लगा लीजिए। मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट देते रहिए और डेली बेसिस पे आप तैयारी करिए। इस समय तो आपको 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 10 से 12 घंटे पर्याप्त है, इतना आप दे सकते हैं। टाइम जरूर देना चाहिए और डेली पे रोज इतना दीजिए, जरूर ही बहुत ही अच्छा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।